हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 11 था हमने लास्ट पार्ट 1 तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है बेसिकली, जहाँ पे हमने बेसिकली नॉर्मली आपके पास में जितना भी कंटेंट बनता था उतना डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे हमने जो डिस्कस नहीं किया था वो था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे गलती है मैंने वैसे भी आपको पार्ट 1 के कमेंट सेक्शन में भी बताया था, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि इस गलती की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के यहाँ पे मैसेजेस मिले, तो इस पार्ट 1 के अंदर भी मिले, ठीक है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस मिले, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस मिले। तो मैंने सोचा चलो एक बार के लिए इसका सॉल्यूशन पूरा ही करवा देता हूँ। मतलब कि पार्ट 1 में तो आपको करवाया था उतने बात तो सर ठीक है आपके पास में क्लियर है। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, तो एक तरह से कन्फ्यूज़न पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो एक बार के लिए वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ मैं लेके आया हूँ। खुद से मैंने हैंड रिटन आपके पास में ये नोट्स प्रिपेयर करे है बेसिकली। 5 मिनट के अंदर ये मुझे पूरे का पूरा प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास अदर लेक्चर्स के वर्क लोड ज़्यादा है और ये उस पर ये डाउट मिल रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार के लिए जल्दी से मैं ये प्रिपेयर कर दूँ। तो पहले ही कहता हूँ ये सॉल्यूशन मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर प्रिपेयर किया। थोड़े से शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर है, लेकिन एग्ज़ाम में आप शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा मैंने जल्दी में बस ये प्रिपेयर कर दिया है बेसिकली। तो आपके पास में 5 मिनट तक का वक्त लगा, ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से ये प्रिपेयर करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है बेसिकली, ठीक है। तो कहीं कहीं जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो वो चीज़ से आप थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्म्ड रहिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे जब आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि पार्ट 1 में जितना क्लियर बता चुका हूँ उतना तो यहाँ पे आपके पास में क्लियर है। जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वो वीडियो आप पार्ट 1 में देख लेना, जितना मैं अभी तक क्लियर करवा चुका हूँ। कहाँ तक क्लियर करवा चुका हूँ देखिए, कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपके पास में। और 11 के सॉल्यूशन में अगर बात करें तो कहते हैं 11 के सॉल्यूशन में ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने कि आपके पास में 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे। आप एक बार के लिए यहाँ पे देखिए, कहते हैं 3 क्वेश्चन ईपीएस पूछा है, ईपीएस के साथ साथ एमपीएस, तो ये पूरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा फाइनेंशियल लिवरेज, और थर्ड क्वेश्चन पूछा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल और वेटेड में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है बेसिकली। मार्जिनल में ऐसा होता है कि जितनी भी न्यू शेयर्स आपने न्यू सिक्योरिटीज़ बेसिकली इशू करिए, सिर्फ और सिर्फ उसका कॉस्ट निकाला जाता है। जबकि वेटेड में ऐसा होता है कि न्यू प्लस ओल्ड था उसे भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैंने ये तो लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे वो कोई चीज़ नहीं बनती डिटेल में पढ़ानी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको यूट्यूब पे ही फ्री लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप सभी ने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, ये सारी चीज़ें लिखवाई है मैंने आपको पास में कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, और यूट्यूब पे फ्रीली मैंने आपको पढ़ा है। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि एक एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको सभी को ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताना ना पड़े बेसिकली। तो कहते हैं कि आपके पास में मैंने पार्ट 1 के अंदर ये आपके पास में पॉइंट नंबर 1 क्लियर करवा दिया था। कहते हैं आपके पास में कि एक स्टेटमेंट बनाना था, बस ईपीएस एमपीएस आपको निकालना था बेसिकली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरीके का हेडिंग ज़रूर देना है कि आप पार्ट 1 मतलब कि पॉइंट नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीए मॉड्यूल के सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से नहीं गिवन है। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लिखना पड़ा मुझे हैंड रिटन में। ये मैं आपको प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईसीए मॉड्यूल के सॉल्यूशन में थोड़ा सा गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। एग्ज़ाम में इस तरीके से आपके पास में नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कौन से पॉइंट के लिए है। एग्जामिनर मार्क्स पॉइंट वाइज देगा। सबसे पहले आपके पास में 3 क्वेश्चन पूछे, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के आपके पास में 5-6 नंबर हो आपके पास में, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर तक इसका ये पॉइंट हो। इसके बाद हो सकता है पॉइंट नंबर 2 का 2 नंबर हो, और पॉइंट नंबर 3 का रिमेनिंग आपके पास में नंबर्स के लिए पूछा जाए। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बात चीज़ें क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली बताना होगा कि पॉइंट नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन है। तो ये हेडिंग देना पड़ेगा, जो कि आईसीए मॉड्यूल में इस तरीके से क्लियरली नहीं दिया है, हमें देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, इसलिए तो मैं खुद लिख के आया हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर। ये मुझे लिखना क्यों पड़ा? सॉल्यूशन तो आईसीए मॉड्यूल में है, लेकिन आपको लिख के इसलिए बता दूँ
क्योंकि बेसिकली पूरा चैप्टर तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये आपको पता ही है, लेकिन एक लास्ट टाइम, वन मोर टाइम आपके पास में बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं ये पूरे का पूरा चैप्टर, तो आपको वैसे भी पता है, ज़्यादा मुझे कुछ यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस सॉल्यूशन थोड़ा बहुत बताना था, वो बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहते हैं पहला क्वेश्चन पूछा ईपीएस और एमपीएस, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है। कहता है कि एमपीएस निकाल दिया, ईपीएस निकाल दिया आपके पास में, और ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका था। इसकी वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपरली बनानी होगी। देखिए मिनिमम 4 वर्किंग नोट तो बनती है, फिर आप एक्स्ट्रा अपने तरीके से जो भी बनाएं। कितनी यहाँ पे देखिए 4 वर्किंग नोट बन रही है। सबसे पहली वर्किंग नोट आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बतानी पड़ेगी, ईबीआईटी की, सॉरी, ठीक है, पहले ईबीआईटी की बाद में इंटरेस्ट की। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ईबीआईटी कैसे आया वो कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। पार्ट 1 में मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे की आपने, वो वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाइए। कहता है वर्किंग नोट नंबर 3 बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले आपने, ठीक है। और आपके पास में वर्किंग नोट नंबर 4 बनाना पड़ेगा। कहता है पीई रेशियो की कैलकुलेशन में आपने 7 लिया और 8.5 लिया, वो कैसे लिया वो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, जो पार्ट 1 में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। तो ईपीएस एमपीएस बेसिकली निकाल चुके हैं। कहते हैं पार्ट 2 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से ही प्रिपेयर करिएगा। जैसे ये आपने एग्ज़ाम में ये लाइन ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, ये आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और आप जो है इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपने फाइनेंशियल लीवरेज आपने शो कर दिया है। तो बेसिकली ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज आपने यहाँ पे आपके पास में शो कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से आपके पास में पूरे का पूरा क्वेश्चन ख़त्म। लीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रहे, ये चीज़ आप देखना भूलना नहीं चाहिए कि पॉइंट नंबर 2 का आंसर है, यहाँ पे लिखना भूलना नहीं आपको कि फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, और ईबीआईटी ईबीटी दोनों ही ऊपर लिख चुके हैं कि ईबीआईटी देख लीजिए और ईबीटी आपके पास में देख लीजिए, दोनों का डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए दोनों के, तो फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास में आ जाएगा। एक ही स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए, लेकिन क्लियरली दिखना चाहिए कि पॉइंट नंबर 1 का आंसर यहाँ पे लिखा है और पॉइंट नंबर 2 इसी स्टेटमेंट में है, लेकिन हमने क्लियरली लिखा है कि ये पॉइंट नंबर 2 है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए बेसिकली कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है। दिखेंगे नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जितना हो सके क्लियर दिखना चाहिए कि आपने कौन सा आंसर कहाँ पे लिखा है। नहीं दिखा उसके मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, सीधी सी बात है, उन्हें पता ही नहीं आपने कैलकुलेशन किया है या फिर नहीं, उसके मार्क्स कहाँ से अलॉट करेंगे। तो देखना ज़रूरी है कि पॉइंट नंबर 2 कहाँ लिखा है, पॉइंट नंबर 1 कहाँ लिखा है। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है? इसके बाद आपके पास में मेन चीज़ जहाँ पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ा है, कहता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है। तो ऐसे सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 का हेडिंग देंगे, क्लियरली दिखना चाहिए, और सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मेट तो ऑलवेज सेम रहता है, मैंने क्या फॉर्मेट लिखवाया था, फॉर्मेट आपके पास में एक बार के लिए समरी नोट्स ओपन करवाता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था, कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार के लिए ओपन करिए, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, और मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके बाद पढ़ाया। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। देखिए कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो मार्जिनल, दोनों एक ही है, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ही फ्री में पढ़ा है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को पता है, फिर ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली कंसेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो कहते हैं बस मैंने एक फॉर्मेट आपको पढ़ाया था कि सर वेटेड पूछे या फिर मार्जिनल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट एक रहेगा। कैपिटल, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट के बेस पे वेट निकलेगा, और वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा यहाँ पे, और काम ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो कहते हैं आपके पास में मेन चीज़ थी यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में, एक जो आपके पास में आईसीए मॉड्यूल में गलत था, वो क्या गलती थी। कहते हैं गलती कुछ इस तरीके से थी आपके पास में कि इनके सॉल्यूशन को अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहता है इक्विटी आपके पास में जो के निकाला था इन लोगों ने, यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी थी। कहते हैं ईपीएस जो है आपका उसका 60% करेंगे,
EPS का 60% करेंगे तो 13.56 आ रहा है। ये आपके पास में D1 है क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि ये आपके पास में नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। क्वेश्चन ने खुद कहा है, एक बार के लिए अगर मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊं तो वैसे तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता दूं। कहते हैं कहाँ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में। इसने खुद कहा था कि अगर 60% करके जो आंसर निकालोगे वो कहते हैं नेक्स्ट ईयर का मतलब तो D1 होता है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा और ग्रोथ रेट 10% है, ये कहा था। तो ऑब्वियसली EPS का मैं यहाँ पे 60% करूँगा। EPS तो ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वही EPS है आपके पास में। EPS तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वही आपके पास में EPS है। ये देखें यहाँ पे कहते हैं आपके पास में अल्टरनेटिव 1 का EPS है 22.60 और यहाँ पे 2 का आपके पास में है 20.74। तो इसका 60% करिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, EPS का आपके पास में D1 मतलब कि डिविडेंड मिल जाएगा, वो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड जिसे हम कहते हैं। इसने क्लियरली कहा है, इसलिए D1 है, आपको डायरेक्टली मिलेगा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। क्लियर है, तो डायरेक्ट D1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इसे तो सबसे पहले गलती ये करी, सबसे बड़ी गलती, कहते हैं इसे D0 माना है। चलो एक बार के लिए ठीक है कि D0 माना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इन लोगों ने इसे D0 माना है। 60% करने से जो भी आंसर आया उसे D0 मान लिया, ठीक है, एक गलती पहली। दूसरी एक और गलती कि फॉर्मूला ही गलत पुट करा दे। फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं कि आपके पास में फॉर्मूला इसका होता है D0, फॉर्मूला क्या होता है KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, यही फॉर्मूला होता है। और D1 के लिए आपको अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो वर्किंग नोट में आपको दिखा देना है कि D1 कैसे निकलता है। D1 निकलता है आपके पास में D0 प्लस G करके, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे D1 आपके पास में कैसे निकलता है, D0 प्लस G, ठीक है। और यहाँ पे आपको G को परसेंटेज में ही रहने देना है। फॉर एग्जांपल D0 है आपके पास में 10 रुपये और 10% ग्रोथ है, तो इसमें परसेंटेज डायरेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल आप करिए ज़रा, 10 + 10% कर देना है, 10 + 10%, ठीक है। तो डायरेक्ट 11 आपके पास में। ध्यान रखिएगा एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट यही बता रहा हूँ, कहता है यहाँ पे परसेंटेज में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज लिखेंगे, लेकिन जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ जो है परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई भी चीज़ परसेंटेज में नहीं आएगी, पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखना है। मतलब कि यहाँ पे 10% मतलब कि 0.1 लिखना, बस इतनी चीज़ याद रखिए। D1 अलग से जो निकाल रहे हो, वर्किंग नोट में निकाल रहे हो, वहाँ पे G परसेंटेज में ही लिखना है और इसी तरीके से आंसर निकालना है। लेकिन जब मेन फॉर्मूला पुट कर रहे हो, फॉर्मूले में कोई भी चीज़ परसेंटेज में नहीं, पॉइंट में ही होनी चाहिए। ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना, आपके पास में ऑलवेज ध्यान रखना कि D1 नहीं गिवन है डायरेक्टली, तो D0 प्लस G करेंगे, G परसेंटेज में लिखना ऑलवेज, और G डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में 10 + 10% ऐसा प्रेस कर दीजिए, डायरेक्ट 11 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में ही लिखना है ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज पॉइंट में ही लिखना है, परसेंटेज में गलती से भी मत करना, तो आंसर बदल जाएगा आपके पास में। अभी मैं दिखाता हूँ वापस से। तो यहाँ पे ये चीज़ें एग्जैक्टली आपको क्लियर है। सबसे पहले गलती ये करी कि D0 माना, जो कि D1 था आपके पास में। दूसरी गलती ये करी कि फॉर्मूला ही गलत पुट कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वापस से रिकैलकुलेशन करके आपके पास में लेके आया हूँ। देखिए एक बार के लिए, कहते हैं कि KE आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G आपके पास में। कहते हैं KE आपके पास में अगर अल्टरनेटिव 1 के लिए निकालूँ तो कुछ इस तरीके से निकल आएगा। कहता है कि आपके पास में जैसे 60% करोगे, EPS का 60% करोगे, ये वर्किंग नोट में दिखाना होता है, मैंने यहाँ पे ऊपर सिंपल तरीके से दिखा दिया। आप वर्किंग नोट में दिखाइए यहाँ पे, या फिर इसमें ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, या फिर यहीं पे नीचे आप दिखा सकते हैं कि D1 कैसे आया। तो D1 आया इस तरीके से आपके पास में, इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। बस दिखना चाहिए कैलकुलेशन आपकी, ठीक है, और क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा आपके एग्ज़ाम में, इस तरीके से नहीं शो कर सकते। ये तो मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो कहते हैं D1 मिल गया, D1 डिवाइड बाई आपके पास में P0 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, मार्केट प्राइस आपके पास में दोनों की, तो मार्केट प्राइस पुट कर देंगे आपके पास में, ठीक है। और आपके पास में प्लस क्या करेंगे 10%, लेकिन 10% परसेंटेज में नहीं, पॉइंट में लिखेंगे, ध्यान रहे। तो यही चीज़ मैं बता रहा था, अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो तो वहाँ पे कभी भी G परसेंटेज में नहीं आएगा। एक बार के लिए देखिए गलती कहाँ पे हो जाती है स्टूडेंट से, 13.56 है आपके पास में D1, तो कैलकुलेटर में 13.56 करा,
डिवाइड बाई 158.2 कर दिया इज इक्वल टू आपके पास में प्लस 10% कर देते हैं, प्लस 10%, मतलब कि आंसर लेके आते हैं कुछ 0.094 इस तरीके से, जो कि गलत है। इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, ये गलत है आपके पास में कैलकुलेशन, ठीक है। 0.09428 इस तरीके से कैलकुलेशन लेके आएंगे, मतलब कि 10% डायरेक्ट ऐड करेंगे और कहेंगे कि सर आंसर आ गया आपके पास में, लेकिन ये गलत कैलकुलेशन करिए। फॉर्मूले में यहाँ पे जी ऑलवेज पॉइंट में आएगा, लेकिन D1 जब निकाल रहे हैं वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, परसेंटेज में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। तो यहाँ पे ऑलवेज पॉइंट में लिखना है, परसेंटेज में लिखोगे तो आंसर बदल जाएगा आपके पास में। पॉइंट में ही लिखना है फॉर्मूले में, लेकिन जब D1 निकाल रहे हो वहाँ पे कंपलसरी परसेंटेज। तो ये चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जी ऑलवेज पॉइंट में होना चाहिए, मतलब कि फॉर्मूले में। और जब D1 निकाल रहे हो, वर्किंग नोट में कहीं कैलकुलेशन दिखानी है D1 कैसे निकला, तो D1 का कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे कंपलसरी परसेंटेज होना चाहिए। ये चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खैर D0 से कुछ निकालना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आई, लेकिन इलस्ट्रेशन ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास में ऐसे मॉड्यूल में ही है, और पास्ट पेपर क्वेश्चन जो मैं अभी बैच चला रहा हूँ, आप चाहे तो उसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हर एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं सबसे पहले। नहीं आते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास में अवेलेबल होता है, तो वो करिए तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम को बड़ी अच्छे से क्लियर हो सकती है आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये चीज़ जैसे ही आप करेंगे तो राइट आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो अब एजम्पशन बेस्ड चलेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने तो यहाँ पे जो है एज्यूम किया है कि आपके पास में ये D1 ही है, ठीक है, और इसी तरीके से कैलकुलेशन हुई है और आपका आंसर ये है। अब जब क्वेश्चन में गलती होती है ना, तो गलती को सही करने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने सही किस तरीके से किया है, हमने माना है कि सॉल्यूशन आपका गलत है, क्वेश्चन सही है। कई बार कोई टीचर ऐसा भी कह सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट ईयर को काट दो, ठीक है। कोई टीचर ऐसा भी कह सकता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट ईयर है उसे काट दिया जाए, तो ऑब्वियसली ये D0 बन जाएगा। तो D0 बन जाएगा, उसमें G ऐड करेंगे और फिर 0.1 इस तरीके से ऐड करके डिफरेंट आंसर निकल सकते हैं। पहले ही क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या माना है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस सॉल्यूशन पे आपके मिस्टेक है, तो हम सॉल्यूशन को सही कर रहे हैं। बस क्वेश्चन को हम सही मान के ये सॉल्यूशन ले रहे हैं। जब क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो डिफरेंट आंसर निकल आते हैं अपनी एजम्पशन बेस्ड। तो कहीं और कुछ यहाँ पे आंसर निकल रहा है, तो बस उस आंसर को अच्छे से देख लेना, स्टडी करना, उनकी एजम्पशन क्या है। डायरेक्ट मेरे पास मत आ जाना कि आपने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं है। यहाँ पे एजम्पशन बेस्ड चलता है। तो कोई और टीचर का अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखे या फिर कहीं दिखाई दे या फिर आपके कोई फ्रेंड आपको भेजे, तो पहले अच्छे से स्टडी करना सॉल्यूशन को, उसके बाद मुझे आप भेजिए कि अगर कोई डाउट रहा तो, ठीक है। कहीं उन्होंने दूसरी एजम्पशन ली है तो ले सकते, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि गलती है तो ऑब्वियसली सही करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हो सकते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक निकाली जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन को सही मान के सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक करी जाए और उसे सही करके इस तरीके से आंसर निकाला जाए। तो हमने क्या किया है, हमने माना है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, नेक्स्ट ईयर है, मतलब कि D1 है। हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को सही कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि सॉल्यूशन में आपके पास में KE जो है वो दोनों अल्टरनेटिव के इतने आएंगे। इन लोगों ने जो 9 पॉइंट ये निकाले उसको हम मानते हैं कि ये गलत है आपके पास में, ठीक है। मानते क्या है, हमने तो कैलकुलेट करके दिखाया। तो ये आपके पास में दोनों गलत है, वो हमने प्रूव कर दिया है और कैलकुलेशन कर दी है कि ये आपके पास में 18.57 आएगा और ये आपके पास में 17.08 आपके पास में। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा है कि परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ लिख के आएंगे क्या, आंसर इज़ नो। परसेंटेज प्लस पॉइंट में दोनों में लिख के आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, तो यह तो मान के चलता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद डिबेंचर निकाल लेंगे। डिबेंचर में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, बस गलती यहाँ पे थी तो जो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो डिबेंचर की कैलकुलेशन कर लीजिए हर एक डिबेंचर की, ठीक है। ये ओल्ड डिबेंचर है, ठीक है। और ये आपके पास में न्यू इशू करे अल्टरनेटिव के लिए, तो ये आपके पास में। तो बस वेटेड एवरेज निकाल लेना। मैंने ऊपर से इसका कैलकुलेशन किया है, तो आप एक बार के लिए इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट ऊपर से कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ कि हमें वही कॉलम बनानी है जो मैंने आपको फॉर्मेट में बता दिया। यहाँ पे 2 अल्टरनेटिव, आप चाहे तो एक ही फॉर्मेट में इस तरीके से बता दीजिए, अल्टरनेटिव 1 और 2। आप चाहे तो अल्टरनेटिव 1 के लिए जगह कम पड़े तो आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव 1 के लिए पहले कैलकुलेशन कर दी,
एक फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद नीचे आ जाइए अल्टरनेटिव 2 के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरीके से भी चलेगा। मेरे ख्याल से आपको जगह कम पड़ेगी तो आप एक काम करिए, अल्टरनेटिव वाइज कैलकुलेशन करिए। एक फॉर्मेट सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 के लिए बनाइए और फिर वापस से नीचे अल्टरनेटिव 2 के लिए कैलकुलेशन करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी जगह कम पड़ी है। देखिए आपके पास में टोटल कितनी कॉलम बनती है, 5 कॉलम बनती है। कैपिटल का नाम, ठीक है, अमाउंट, वेट, और यहाँ पे एक और कॉलम बनती है COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने वो लिखा नहीं बेसिकली, ठीक है। और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलता है। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई COC से करेंगे तो आपके पास में जो भी लास्ट आंसर आएगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लेके GT प्रेस करके यहाँ पे आंसर निकाला। आप इस बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली फटाफट से निकाला है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो। आप एक बार के लिए चेक कर लेना, अगर सही है तो बस कमेंट सेक्शन में कहीं पे ओके लिख देना कि हाँ जी ये हमारा भी आंसर यही आ रहा है। तो बेसिकली मुझे बता देना, क्योंकि ये मैंने ऊपर से कैलकुलेशन कर दिया। बिल्कुल अल्टरनेटिव 2 के लिए भी वही कैलकुलेशन कर लेंगे। वेटेड एवरेज है तो सारी कैपिटल आएगी। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ओल्ड कैपिटल नहीं आएगी, ठीक है। ओल्ड कैपिटल नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल आएगी, न्यू इशू करी है वो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि वेटेड में सारी आएगी। इक्विटी हो, आपके पास में रिजर्व हो, 10% आपके पास में लोन हो, 14%, 8%, सारी क्लियर है। लेकिन जब मार्जिनल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो न्यू इशू करा है, कहता है कि आपने न्यू इशू क्या क्या करा है, कहता है अल्टरनेटिव में आपने थोड़े बहुत इक्विटी इशू करे, तो उतने ही लेने जितने न्यू इशू है, ओल्ड नहीं लेने, ठीक है। ओल्ड नहीं लेने, जितने न्यू इशू करे वो इतना ही लेना। रिजर्व में कोई चीज़ नहीं है तो न्यू इशू है तो ही लेना, ठीक है। बेसिकली न्यू इशू के वजह से आपने कोई रिजर्व रखा है अपने पास, तो उतना ही लेना है पार्ट जितना न्यू है, ओल्ड नहीं लेना। 14% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, उतना ही लेना है। 10% डिबेंचर देखिए ओल्ड थे, ठीक है, लेकिन वो क्या लेना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी ओल्ड चीज़ें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ें होती, उसे कंसिडर करके उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वेटेड और मार्जिनल में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही रहता है। बस चीज़ें फ़र्क पड़ती है तो वो है कैपिटल के नेम और वेट में, क्योंकि कैपिटल के नेम में ऐसा होता है कि जितने भी नाम है, वेटेड एवरेज तो सभी को इंक्लूड कर लेता है, लेकिन मार्जिनल कहता है कि ओल्ड चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ें ही चाहिए। तो न्यू चीज़ें आएगी और न्यू अमाउंट जो है वही ले आ जाएगा, और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वही हर एक के लिए सेम ही रहता है, तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, एक बार कैलकुलेशन कर दिया बस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज भी सेम, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये गलत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपने जो गलत लिया हो ना, तो एक बार के लिए इसकी भी कैलकुलेशन कर लेना आपके पास में। मैंने वेटेड एवरेज को बेसिकली बता दिया आपके पास में, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी वो तो मैंने आपको बता दी कि जहाँ पे गलती थी तो उसे सही करके मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपके पास में। आगे की कैलकुलेशन तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में करवाई आप खुद से कर ही लेंगे, ठीक है। ये तो बस एक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि कुछ इस तरीके से है, तो आपको माइंड में थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस 5 कॉलम बनानी है, ठीक है। दोनों में आपके पास में एक कॉमन कॉलम रख सकते हैं कैपिटल को, बाकी 4 कॉलम तो यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी। एक कॉलम मैंने नहीं बनाई, आपको बनानी पड़ेगी, जगह कम पड़ रही है। तो जैसे मैंने कहा, पहले अल्टरनेटिव 1 के लिए 5 कॉलम बना लीजिए, फिर अल्टरनेटिव 2 के लिए नीचे आपके पास में 5 कॉलम बनाइए, ऐसे 2 फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसे भी चल जाएगा, क्लियर है। तो आपको यहाँ बनाना है तो पूरे का पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे ही बनाना है तो पूरे का पूरा कैलकुलेशन आपको यहीं पे करना पड़ेगा, एक भी कॉलम छोड़ नहीं सकते। मैंने यहाँ पे एक कॉलम नहीं बनाई है, पहले ही कर देता हूँ, आपको बनानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे बना सकते हो तो बनाओ, वरना फिर अल्टरनेटिव 1 और 2 को अलग अलग लिख लेना, ठीक है जी। तो ये आपके पास में क्लियर, आपके पास में पूरे का पूरा सॉल्यूशन। अब आपका जो डाउट बहुत सारे आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है, आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे।